आखिर किस देश के पास है सबसे खतरनाक परमाणु हथियार? क्या किसी देश ने बनाया है कोई परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान? आज कई परमाणु हथियारों के साथ ही क्या कोई देश कर रहा है परमाणु एरोप्लेन का निर्माण? किस तरह से बचाया जा सकता है पैसों को परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके? भारत को आखिर कैसे होगा परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानों का लाभ? किस देश ने मारी आखिर परमाणु ऊर्जा वाले विमान को बनाने में बाजी? क्या होते हैं आखिर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानों के फायदे? जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज दुनिया के कई देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए कई खतरनाक हथियार बनाकर तैयार कर लिए हैं। आज हर देश अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपने पास कई बड़ी बड़ी मिसाइलें व परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है। दुनिया में परमाणु ऊर्जा को लेकर रशिया और चीन सहित पाकिस्तान को भी बेहद मजबूत समझा जाता है। क्या कभी आपने यह सोचने की कोशिश की है कि आज जब विश्व में परमाणु ऊर्जा के कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं, तो ऐसे में आज विमानों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्या कभी आपने सोचा है कि आज तक कभी किसी देश ने अपने न्यूक्लियर एरोप्लेन का निर्माण क्यों नहीं किया है? क्या कभी किसी देश ने इस प्रोजेक्ट पर काम भी किया है या फिर नहीं? क्या कभी आपने यह सोचा है कि अगर किसी भी देश ने ऊर्जा परमाणु से एक सिविल विमान बनाने पर काम कर लिया तो वह कौन सा देश हो सकता है? अब इस बात को सुनकर तो आपके मन में अगर रशिया और चीन सहित अमेरिका का नाम आ रहा है, तो आपको बता दें कि इस काम में अमेरिका ने बाजी मार ली है। जी हाँ, अगर बात करें न्यूक्लियर विमान की तो उसका निर्माण अमेरिका ने ही किया है और यह काम आज नहीं बल्कि काफी समय पहले ही अमेरिका ने कर भी दिया था। आज अमेरिका यूं ही सुपर पावर देश नहीं बन गया है। आज अमेरिका ने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि वह हर देश को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका ने आज से कई साल पहले एक ऐसे विमान को बनाने पर काम किया था जिसे कि परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ही चलाया जा सकता था। इस विमान के लिए अमेरिका ने कई परीक्षणों को भी सफल कर लिया था। इस परमाणु ऊर्जा से युक्त विमान को बनाने में अमेरिका ने कई अरबों डॉलर का खर्चा किया था। बता दें कि इस विमान का नाम कन्वेयर NB-36H था, जिसका काम अमेरिका ने 1955 में ही तैयार कर दिया था। बता दें कि कन्वेयर NB-36H अमेरिका का एक प्रायोगिक विमान था जिसे कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके बनाया गया था। इस विमान को द क्रूसेडर का नाम भी दिया गया था। उस दौरान इस विमान को परमाणु ऊर्जा से चलने वाले बम वर्षक की व्यवहार्यता को दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर प्रपल्शन प्रोग्राम के लिए बनाया गया था, जिसे कि ANP भी कहा जाता था। उस समय इसके कई प्रशिक्षण भी सफल कर लिए गए थे, लेकिन इसके विकास को ANP कार्यक्रम के रद्द होने के बाद ही समाप्त कर दिया गया था। बता दें कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी एयरफोर्स ने 28 मई 1946 को प्रोजेक्ट नेपा की शुरुआत की थी। 1947 में $10 मिलियन के वित्त पोषण के बाद नेपा ने मई 1951 तक काम किया था, जब इस परियोजना को संयुक्त परमाणु ऊर्जा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो उस समय USAF ने परमाणु संचालित जेट इंजनों के लिए 2 अलग अलग प्रणालियों का अनुसरण किया था, जिसमें से एक डायरेक्ट एयर साइकिल अवधारणा थी जिसे जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित किया गया था, और दूसरा प्रत्यक्ष वायु चक्र था जिसे प्रैट एंड व्हिटनी को सौंपा गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कन्वेयर X6 का विकास और प्रशिक्षण करना था, जो कि पूरी तरह से कार्यात्मक परमाणु संचालित हवाई जहाज के लिए एक नियोजित प्रोटोटाइप था। 1952 में टेक्सास में कार्सवेल एयरफोर्स बेस एक बवंडर की चपेट में आ गया था, जिससे कई विमान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भी हो गए थे। उस दौरान क्षतिग्रस्त हवाई जहाजों में से एक B-36 बम वर्षक भी था। तब उस समय कॉन्वॉयर ने वायुसेना को यह सुझाव दिया था कि इसकी मरम्मत करने की बजाय उसे X6 के शुरुआती प्रोटोटाइप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। वायुसेना इस योजना के लिए सहमत भी हो गई थी, जिसके बाद हवाई जहाज के ओवरहॉल के लिए धन उपलब्ध कराया गया था। उस दौरान इस योजना का मुख्य उद्देश्य बोर्ड पर काम कर रहे परमाणु इंजन के साथ एक हवाई जहाज को भी उड़ाने का परीक्षण करना था, लेकिन उस दौरान इसमें पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा रही थी। मूल चालक दल और एवियोनिक्स केबिन को एक पायलट, कॉपिलॉट, फ्लाइट इंजीनियर और 2 परमाणु इंजीनियरों के लिए एक विशाल सीसा और रबर लाइन वाले 11 टन क्रू सेक्शन द्वारा बदल दिया गया था। यहाँ तक कि उस समय छोटी खिड़कियों में भी 25 से 30 सेंटीमीटर मोटे सीसा का गिलास लगाया गया था। विमान में 1 मेगावाट का एयर क्लूड रिएक्टर लगा हुआ था, जिसका वजन 35,000 पाउंड था। इसे आसान लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति देने के लिए मध्य बम्बे में एक हुक पर लटका दिया गया था, ताकि परीक्षण उड़ानों के बीच
बीच रेडियोधर्मी स्रोत को सुरक्षित रूप से भूमिगत रखा जा सके। उस समय प्रोजेक्ट हेलिटोसिस नामक एक निगरानी प्रणाली ने रिएक्टर से रेडियोधर्मी गैसों को मापने का काम भी किया था। NB36H ने न्यू मैक्सिको और टेक्सास के ऊपर 17 सितंबर 1955 और मार्च 1957 के बीच अपने 47 परीक्षण उड़ान और 215 घंटे की उड़ान अवधि को पूरा किया था। परीक्षण उड़ान से यह पता चला कि इस्तेमाल किए गए परिरक्षण के साथ चालक दल को रिएक्टर से विकिरण से खतरा हो सकता है, जिसमें कम ऊंचाई वाली उड़ानें भी शामिल है। लेकिन दुर्घटना की स्थिति में रेडियोधर्मी संदूषण का खतरा था। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में शीत युद्ध के तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिकी सरकार ने जेट इंजनों के साथ एक भारी बम वर्षक के विकास पर जोर दिया। परमाणु और पारंपरिक विमान विकास के समानांतर कार्यक्रमों ने इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन परमाणु विमान पर प्रगति धीमी ही थी। उस समय के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर इस कार्यक्रम की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण बनाए रखा। सुपरसोनिक विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में चल रही प्रगति को देखते हुए 1950 के दशक के अंत तक कांग्रेस द्वारा परमाणु शक्ति से चलने वाले विमानों की अवधारणा को बेईमानी के रूप में देखा जाने लगा। मार्च 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही इस कार्यक्रम को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। उस दौरान कैनेडी ने अपने एक बयान में यह टिप्पणी दी थी कि 15 वर्षों के विकास और लगभग $1 अरब के खर्च के बावजूद भी परमाणु संचालित विमानों की संभावना अभी भी बहुत दूर नजर आती है। कन्वेयर X6 कभी भी नहीं बनाया गया था और NB36H आज तक एकमात्र अमेरिकी विमान है जो केवल एक परिचालन परमाणु रिएक्टर ले जाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। हालांकि परियोजना के लिए किए गए वैज्ञानिक कार्यों का कुछ स्थायी महत्व था, जिसमें तरल धातुओं और जुड़े हुए लवणों को संभालने के तरीके भी शामिल थे। इनसे नासा द्वारा उपयोग किए जाने वाले परमाणु जनरेटर और रिएक्टरों के विकास में सहायता मिली थी। जिस विमान पर उस समय काम किया जा रहा था उसकी लंबाई 49.38 मीटर थी और इस विमान की कुल हाइट 14.23 मीटर थी। इस विमान की अधिकतम स्पीड 676 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस विमान में 5 क्रू मेंबर आसानी से बैठ सकते थे। लेकिन जब इसके विकास को बीच में ही छोड़ दिया गया तो उसके बाद कभी भी इसे दोबारा शुरू नहीं किया गया और आज भी यह विमान अधूरा ही है। लेकिन अगर फिर से इस तरह के किसी विमान पर काम शुरू किया जाता है तो इससे लोगों को बेहद फायदा मिल सकता है। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किसी भी विमान में अगर किया जाए तो इससे देश को आर्थिक रूप से काफी बचत हो सकती है और इससे विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी कम कीमत में विमान की सैर करने का मौका भी मिल सकता है और फिर परमाणु ऊर्जा से तैयार किए गए यात्री विमान काफी लंबे समय तक काम भी कर सकते हैं। इनके लिए कीमती फ्यूल की भी जरूरत नहीं होगी। अब ऐसे में भला आपको क्या लगता है कि भारत को भी किसी ऐसे परमाणु विमान का निर्माण करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।